वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान से यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं और ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले जो है इस चैनल पर आपको कंप्लीट केमिस्ट्री थ्योरी करवाई गई है, उसका रिवीजन हम लोगों ने किया है, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिए। इसके अलावा अगर आप लोग उसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज हम लोग जो है कंप्लीट केमिस्ट्री को यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक है इसमें पदार्थ की अवस्थाएं हैं यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर। पहला क्वेश्चन हमारा है नॉन प्लास्टिक, जो नॉन प्लास्टिक खाना पकाने के बर्तन होते हैं डैश से लेपित होते हैं। तो यहाँ पर बताना है किससे लेपित होते हैं। पहला है इनमें से कोई नहीं, दूसरा पीवीसी और यहाँ पर टेफ्लॉन और काले रंग के। जो नॉन प्लास्टिक बर्तन हमारे होते हैं इनको जो है टेफ्लॉन से लेपित किया जाता है। टेफ्लॉन जो है इस पर ऊष्मा, अम्ल और क्षार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। टेफ्लॉन जो है विद्युत धारा का कुचालक होता है, इसीलिए जो है नॉन प्लास्टिक खाना पकाने के बर्तन टेफ्लॉन से लेपित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो जहाँ पर भी है यहाँ पर भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन हैं जिनमें परिवर्तन के कारक को हटा देने पर पुनः वह अवस्था प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि रासायनिक परिवर्तन जो है उसमें अगर कोई भी पदार्थ है, अगर उसमें रासायनिक चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया, तो पुनः उसी अवस्था में नहीं आ सकता है। जैसे कि अगर दूध है, अगर वो दही बन गया तो पुनः उसको हम लोग दूध नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाए, केक पकना जो है, अगर केक बन गया तो दोबारा जिन चीज़ों से केक बना था उनको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आइसक्रीम का पिघलना, पानी का भाप में परिवर्तन, बिजली के बल्ब का जलना, ये तीन जो हैं ये हो जाएंगे भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें से जो है अगर आइसक्रीम मान लो पिघल गई तो उसको हम लोग फिर से ठंडा कर सकते हैं। अगर पानी भाप में परिवर्तित हो गया तो भाप पुनः पानी में परिवर्तित हो सकती है। बिजली का अगर बल्ब जल रहा है तो उसको हम लोग बंद भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन हो जाएंगे। जबकि केक पकना रासायनिक परिवर्तन आएगा। इसमें मात्र इतना समझना है कि जो रासायनिक चेंज, जो परिवर्तन है, केमिकल चेंज है, वो क्या है, इरिवर्सिबल नहीं है, और भौतिक परिवर्तन जो है वो रिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब में आमतौर पर निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है। तो बिजली के बल्ब में आमतौर पर जो है असक्रिय नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। जो असक्रिय नाइट्रोजन गैस है बल्ब में आग ना लगने के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है, और जो बल्ब में है अक्रिय गैस आर्गन को भी भरा जाता है और नाइट्रोजन को भी फिल किया जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम है। तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो ठोस का होता है, उसके बाद लिक्विड का आता है, और सबसे कम जो है यहाँ पर गैसों का घनत्व होता है। तो इसलिए हमारा न्यूनतम घनत्व पूछा है, तो हमारा गैसों का न्यूनतम घनत्व होता है, सबसे ज़्यादा घनत्व ठोस का होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है कोई निश्चित आकार नहीं परंतु निश्चित मात्रा। ऑप्शन बी ना निश्चित आकार और ना ही निश्चित मात्रा। तीसरा है निश्चित आकार परंतु निश्चित मात्रा नहीं। चौथा है निश्चित आकार और निश्चित मात्रा। तो ठोस की बात की जा रही है यहाँ पर, तो ठोस का क्या होता है, निश्चित आकार भी होता है और निश्चित मात्रा भी होती है, यानी कि फिक्स्ड शेप, और यहाँ पर साइज भी इसका होता है ठोस का, सॉलिड का। नेक्स्ट है, और जो सॉलिड होता है इनके जो अंतरा आणविक दूरियां हैं ये लघु होती हैं और इनमें अंतरा आणविक प्रबल बल होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन ए जो हमारा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन होता है, जबकि पानी का संघनन, मोम का पिघलना, पौधों में वाष्पोर्जन जो है ये सब भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें पदार्थों का दहन, जंग लगना, दूध का खट्टा होना जो किण्वन प्रोसेस के द्वारा होता है, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है
पटाखों का जलना, मैग्नीशियम तार का गर्म होना, कपड़े सूखना, पानी में चीनी का घुलना। तो रासायनिक परिवर्तन पूछा गया है, तो पटाखे अगर एक बार जल गए तो पुनः उनको उसी अवस्था में हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो ये आ जाएंगे रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत। अब यहाँ पर इसकी डिफिनीशन दी गई, इसको भी देख लेते हैं। पदार्थ में होने वाला परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन, और जो मूल पदार्थ से रासायनिक व भौतिक गुणों से भिन्न होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल इसके हैं लोहे पर जंग लगना, दूध का दही में जमना, पटाखों का जलना आदि। भौतिक परिवर्तन क्या है? पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण व अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पानी में चीनी का घुलना, कपड़े सूखना, मैग्नीशियम तार का गर्म होना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है? तो ऑप्शन सी हमारा सही है। बहुत बारीकी से बंधे होते हैं, जो परमाणु होते हैं ठोस में ये बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। और द्रव में क्या होता है? तो यहाँ पर ठोस में पूछा गया है। द्रव में जो है अणु जो हैं ये दूर दूर होते हैं, गैसों में और दूर दूर होते हैं। नेक्स्ट है, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है वनरक्षक 2015 में। तो वो ताप बताना है जिस पर जो है ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज होती है, यानी कि सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होता है, तो वो पॉइंट होता है गलनांक, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? जल जो है लिक्विड से गैस में परिवर्तित होता है, वो अवस्था होती है वाष्पीकरण और वाष्पोर्जन, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, अब हमारा दूसरा टॉपिक है परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो जाएगा, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहा जाता है? आप लोग जानते हैं कि एक जो नाभिक हो गया इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इनको बांधने वाले बल को जो है प्रबल नाभिकीय बल कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही है, और न्यूक्लियर फोर्स इसको कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। समस्थानिक वे होते हैं जिसमें आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो लिखा होता है ये जेड यानी कि एटॉमिक नंबर है, ऊपर जो है ये ए होता है, एटॉमिक मास होता है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर H 3 जगह पे लिखा हुआ है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तीनों में क्या है कि जो जेड संख्या है ये नीचे वाली ये 1 है तीनों में, यानी कि एटॉमिक नंबर जिस यहाँ पर जिसमें भी सेम होगा वो होते हैं समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स इनको बोला जाता है। तो ये तीनों क्या है? हाइड्रोजन के जो है आइसोटोप हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, और आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, ध्यान रखिए, इनको समस्थानिक कहते हैं। आप लोग इंग्लिश में ही ध्यान रखें, देखो यहाँ पर इंग्लिश में ही आइसोटोप पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है, और यहाँ पर इसकी डिफिनीशन दी गई है, जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं? पहला है, एवोगैड्रो का कानून क्या कहता है? एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है। दूसरा है बायल का नियम, गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध होता है। तीसरा है संक्रमण नियम, संक्रमण सिद्धांत है, व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियां होती हैं। और हुंड का नियम है चौथा, परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मेल कौन सा नहीं खाता है? ऑप्शन डी जो है ये मेल नहीं खाता है, और हमको यहाँ पर नहीं वाला बताना था। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। जो हुंड के उच्चतम बहुलता वाले नियम के अनुसार जो है समान ऊर्जा वाले जो यहाँ पर कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण इस प्रकार किया जाता है कि पहले रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है तथा उसके पश्चात आंशिक रूप से भरे कक्षकों को इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा यहाँ पर बनाया जाता है। आप लोग जानते भी होंगे, केमिस्ट्री में अगर पढ़ा होगा, पहले क्या होता है, जैसे मान लो ये 3 है तो पहले क्या सब में एक एक भर दिया जाता है,
उसके बाद क्या है, फिर अगर मान लो और इलेक्ट्रॉन होते हैं तो और भरे जाते हैं, अगर यहाँ पर है तो ये भी भर दिया जाएगा। ये होता है हुंड का नियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने की थी, आप लोगों को बताना है। हम आपको इसकी ट्रिक बताते हैं। ईंट पर गोविंदा नाचे, गोविंदा नाचे। अब ये ट्रिक आप कभी नहीं भूलेंगे। ई फॉर हमारा इलेक्ट्रॉन है और इसकी खोज जो है थॉमसन के द्वारा की गई है, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई है। तो हमारा आंसर क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को मिलता है, ये आप जान गए। और पास से हमारा प्रोटॉन हो जाएगा और इसकी खोज जो है गोविंदा गोल्डस्टीन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई है। ना से हमारा न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया है। ये तीन आप ध्यान रखें, यही अलग अलग करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, अभी आप लोग खुद देखेंगे। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे, ईंट पर गोविंदा नाचे। नेक्स्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया है और इसका नामकरण जो है रदरफोर्ड ने किया था। आप इसमें कन्फ्यूज़न ना करेंगे। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया और नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है ये होता है ऑप्शन ए 1.6726 इंटू 10⁻24 ग्राम इसका द्रव्यमान होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था और ये जो है धनात्मक मूल कण होता है और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर ही यहाँ पर चार्ज होता है। ये पॉइंट आप जान गए होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या है, सेम होता है। द्रव्यमान जो है यहाँ पर अलग होता है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? अभी आपको बताया न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में पाए जाते हैं और इसका द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के बराबर होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिए। चैडविक ने इसकी खोज 1932 में की थी। निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी? प्रोटॉन की खोज यूजीन गोल्डस्टीन के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है, इसकी खोज किसने किया है? तो बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। वो वाला जो मैंने पहले आपको बताया था ट्रिक, यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने, पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने की है, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा किरणें हैं। अल्फा किरणें क्या होती हैं? हीलियम के नाभिक होती हैं जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत जो है जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, अब हमारा जो है तीसरा टॉपिक है यहाँ पर है गैसीय नियम, यानी कि गैसियस लॉ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं ये जिम्मेदार होती हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन जो हैं ये होते हैं ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है? यानी कि फलों को जो है पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, आप लोग बताइए। प्रोपेन, मेथिलीन, एथिलीन या फिर इथेन? तो हमारा ऑप्शन बी जो है सही है, एथिलीन का प्रयोग करते हैं फलों को पकाने के लिए। यहाँ पर 2-3 चीज़ें और हैं जिनको फलों को पकाने के लिए किया जाता है। देखो, एथिलीन हमारा एक हो गया और उसके बाद जो है एथेफोन का प्रयोग किया जाता है, ये हमारा दूसरा है। एथेफोन का प्रयोग भी हम लोग व्यावसायिक रूप से फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा लॉरिल एल्कोहल जो है इसका प्रयोग करते हैं केले को पकाने के लिए किया जाता है। तो ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनती है?
तो कोयलों की खानों में जो है मीथेन पाई जाती है और यही कारण बनती है यहाँ पर जो विस्फोट होता है। मीथेन पूछा जाता है कि और कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो मीथेन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मीथेन जो गैस जो है रंगहीन, गंधहीन और अत्यधिक ज्वलनशील गैस होती है और ये मुख्यतः जो है कोयलों की खानों में पाई जाती है। इसके अलावा जो दहनशील, विस्फोटक या जहरीले गुणों के कारण इसमें जो है खानों में से फायर डैम्प कहा जाता है इसको, ये जो है धान के खेतों में पाई जाती है। इसके अलावा जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनके पास भी मीथेन गैस उत्सर्जित होती है और गोबर गैस मीथेन ही होती है, ये ध्यान रखिए। और इसका प्रयोग खाना पकाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट है, गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर गैसों का तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो सही है, गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही इसका निश्चित आकार होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और गैसों में क्या होता है, कोई निश्चित ना तो आकार होता है और ना ही निश्चित आयतन होता है। इनको जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का ये जो है आकार और आयतन ग्रहण कर लेते हैं। और गैसों का जो घनत्व है ये निम्न होता है ठोस और द्रव की तुलना में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविता एवं नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। भारी पानी आमतौर पर निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो भारी पानी क्या होता है इसको भी बताते हैं आपको हैं। देखो, परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में जो है भारी पानी का प्रयोग किया जाता है। भारी पानी होता क्या है, D2O, और इसका परमाणु भार जो है होता है 20। और जो नॉर्मल पानी है आप लोग जानते होंगे इसका परमाणु भार कितना होता है, 18 होता है। यहाँ पर 16 जो है ऑक्सीजन का भार हो गया और 2 जो है हाइड्रोजन का भार है, तो ये 18 हो जाएगा। तो आप लोग यहीं पर देख पा रहे होंगे इसका भार 18 है और इसका 20 है, तो भारी कौन सा हुआ, 20 वाला। तो इसीलिए जो है इसको भारी जल हैवी वाटर कहा जाता है, D2O को। और इसका प्रयोग जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु बम जो है सबसे पहली बार जो है ओपेनहाइमर के द्वारा बनाया गया था और इसको बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग जो है परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो यूरेनियम होता है, थ्योरियम भी है, रेडियम भी होता है रेडियो धर्मी तत्व। कैडमियम जो है ये नहीं होता है रेडियो एक्टिव। नेक्स्ट है, और जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं यहाँ से जो है अल्फा बीटा गामा किरणें भी निकलती हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया पूछा गया है कौन सी नहीं है। कोयले का जलना होता है, कागज का जलना भी है और भोजन का पाचन भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जबकि पानी का भाप में रूपांतरण भौतिक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है। शुष्क सेल में जो है जस्ता का प्रयोग किया जाता है और ये कैथोड होता है जस्ता। शुष्क सेल में जो है जस्ता जो है ये कैथोड होता है, जबकि कार्बन जो है ये एनोड का कार्य करती है। जो यहाँ पर जो है जस्ता से बने एक पात्र में NH4Cl या फिर ZnCl का पेस्ट भरकर मध्य भाग में कार्बन की छड़ को डाला जाता है जो एनोड यानी धनात्मक का कार्य करती है। एनोड पर जो है धनात्मक चार्ज होता है, ध्यान रखें, और कैथोड पर ऋणात्मक चार्ज होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है धनात्मक और ऋणात्मक आयाम के कारण जो है पास करती है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ऑक्सीकरण और अपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन कहलाती है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, फास्फोरस जब कॉस्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद PH3 तथा NaPO2 देता है। यह अभिक्रिया एक उदाहरण है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें होती हैं,
ऑक्सीकरण और अपचयन जो है दोनों होता है। यहाँ पर आप लोग समझिए, यहाँ पर आप देखिए कि जो यहाँ पर हमारा P है, इसमें क्या है, पहले क्या है, पॉजिटिव चार्ज है 0, बाद में क्या है, P यहाँ पर जो है माइनस चार्ज हो गया है, -3 हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया है। NaOH जो है, यहाँ पर आप लोग देखिए कि O2 हो गया, यहाँ पर जो है -1 है और यहाँ पर -2 है, तो यानी कि यहाँ पर एक संख्या बढ़ गई है। तो इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीकरण इसका हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में इसमें वृद्धि हो रही है। तो ध्यान रखिए, स्पष्ट है कि यहाँ पर P का अपचयन और O का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसलिए दोनों यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोजकता रासायनिक बंधन, वैलेंसियन केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है, कार्बन की जो संयोजकता है ये हमेशा 4 होती है, इसकी वैलेंसी 4 होती है हमेशा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसिड, बेस एंड साल्ट। ये सारे टॉपिक जो हैं हम लोग थ्योरी में कर चुके हैं, तो आप लोग उस क्लासेस को भी ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। कार बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, यानी कि H2SO4 का प्रयोग जो है कार की बैटरी में किया जाता है। नेक्स्ट है सभी अम्लों में समानतया तत्व होता है, जो सभी अम्ल होते हैं इनमें मुख्य सब में क्या पाया जाता है, तो सभी अम्लों में जो है हाइड्रोजन पाया जाता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। और जो हाइड्रोजन है इसकी खोज 1766 में जो है हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। और ब्रह्मांड में जो है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व, तो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जो है हाइड्रोजन पाया जाता है। भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन है और ये सबसे हल्का भी होता है। और आवर्त सारणी का पहला तत्व भी हाइड्रोजन है, इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। आपको हम बता देते हैं कि लिटमस पत्र जो है इसको अम्ल और क्षार, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो इसकी ट्रिक ध्यान रखिए, अनीला, अ नीला और छ ल नी, ध्यान रखिए, यहाँ से आपको कभी भी ये आप नहीं भूलेंगे। अनीला अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल को नीला कर देता है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे तो आपके कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को किस रंग में कर देगा, लाल रंग में कर देगा, ध्यान रखिए। आगे भी और क्वेश्चन आएगा, क्षार वाला भी यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग देखिए, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में कर देता है और क्षारीय विलयन जो होता है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जो नींबू होता है खट्टा होता है, आप सब लोग जानते हैं, किस कारण होता है, साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। नींबू जो है इसमें पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल होता है, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, बस थोड़ा सा चेंज करके कभी कभी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुर्लभ एसिड एवं प्रबल क्षार के बीच बने नमक का पीएच हो सकता है। तो पीएच मान क्या होता है ये सब आपको बताने वाले हैं अभी। देखो, एक पीएच स्केल होती है जिसमें 0 से लेकर 14 तक यहाँ पर होता है पीएच स्केल, और बीच में होता है 7, ये होता है उदासीन, न्यूट्रल होता है 7। 7 से कम जो हैं इधर को ये होते हैं हमारे एसिड, यानी कि यहाँ पर एसिड हैं, और 7 से ज़्यादा अगर हम लोग इधर जाएंगे तो ये इधर आते हैं हमारे क्षार। ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आप देखिए पीएच का परास जो है 0 से 14 तक होता है, आपको बताया। अम्लीय विलयन का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है, क्षार वाले जो हैं 7 से ज़्यादा होगा, और उदासीन विलयन जो हैं ये 7 होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है एक दुर्लभ एसिड एवं प्रबल क्षार। दुर्लभ एसिड और प्रबल क्षार, तो क्षार वाला है तो 7 से ज़्यादा ही होगा, तो 7 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है हमारा ये सही हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा शरीर पीएच सीमा के भीतर काम करता है, किस पीएच सीमा के भीतर हमारा शरीर कार्य करता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। 7.0 से लेकर 7.8 तक हमारा शरीर जो है कार्य करता है। और पीएच स्केल की खोज
सोरेनसन के द्वारा की गई थी 1909 में, ये ध्यान रखिए आप लोग। लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे डैश से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर लाइकेन से लिटमस को प्राप्त करते हैं और ये बैंगनी रंग का होता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, एक चीज़ और यहाँ पर है, रोसेला नामक लाइकेन से जो है लिटमस पेपर प्राप्त होता है, ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, मिथाइल ऑरेंज संकेतक किस पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदलता है। तो मिथाइल ऑरेंज जो है ये किस पीएच सीमा पर अपना रंग बदलेगा, 3.1 से लेकर 4.4 तक। ऑप्शन ए हमारा सही है। इसका जो है हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। जो मिथाइल ऑरेंज है 3.1 से लेकर 4.4 तक अपना पीएच मान रंग बदलता है। यहाँ पर 3.1 से कम पीएच मान पर मिथाइल ऑरेंज का रंग जो है लाल होता है और 4.4 से अधिक पीएच मान होने पर मिथाइल ऑरेंज का रंग जो है पीला हो जाता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्षार किधर होते हैं, अभी आपको बता, एक बार फिर से बता देते हैं। मान लेते हैं ये 0 से हमारी 14 पीएच स्केल होती है, 7 यहाँ पर उदासीन होता है, इधर जितना भी है 7 से पहले का वो होता है एसिड, और 7 से बड़ा 14 की तरफ जाएंगे तो हमारा बेस हो जाता है, यानी कि क्षार हो जाता है। यहाँ पर बताया भी गया है कि पीएच मान 7 से कम होने पर वह अम्ल होता है और 7 से अधिक होने पर वह क्षारीय होता है, जबकि 7 जो है उदासीन होता है। तो एक क्षारीय विलयन जो है क्या होगा, क्षार का मतलब क्या है, 7 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा यहाँ पर 10 है, तो यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है। तो सार्वजनिक आपूर्ति के लिए पानी का पीएच मान ऑप्शन बी 6.5 से लेकर 8.5 तक होता है, ध्यान रखिए। और जो शुद्ध पानी होता है उसका पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट है, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग मोटर वाहन की बैटरी में करते हैं। नेक्स्ट है, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है। तो इसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम का औद्योगिक नाम है, ध्यान रखिए। इसको हम लोग सेंधा नमक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, शुद्ध पानी का पीएच निकटतम होता है। तो शुद्ध पानी का पीएच कितना होता है, 7, अभी आपको बताया था। कुछ पॉइंट हैं, इनको भी हम लोग एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है। जिन विलयनों का मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं, जिन विलयनों का मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। शुद्ध जल उदासीन होता है और इसका पीएच जो है 7 होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है जबकि आयतन न्यूनतम होता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है। जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये सोना पर बेअसर होता है क्योंकि सोना जो है ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये ध्यान रखें। नाइट्रिक अम्ल हमारा HNO3 होता है। विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है। तो ऑयल ऑफ विट्रियल जो है कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, यानी कि H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियल कहा जाता है। नेक्स्ट है, मोल संकल्पना। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में केन सुपरवाइजर में, 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद है। तो मोल की संख्या ज्ञात करने के लिए मास अपान मोलर मास हम लोग करते हैं। मास हमको दिया गया है अमोनिया का 51 और मोलर मास 17.03 है। इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 51 ग्राम अमोनिया में 3 ग्राम अमोनिया मौजूद होती है, 3 मोल अमोनिया जो है ये मौजूद होती है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हैं, टॉपिक हमारा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है। तो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है और इसका प्रयोग जो है कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है और ये होता है सोडियम कार्बोनेट, ध्यान रखिए। और ये वॉशिंग सोडा तो सोडियम कार्बोनेट हो गया, और खाने वाला सोडा जो होता है वो कौन सा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान रखेंगे। एक आधुनिक संस्करण
तत्वों की आवर्त सारणी का तथाकथित लंबा रूप 36 पंक्तियों को कहा जाता है। तो 36 पंक्तियां जो होती हैं उसको हम लोग कहते हैं आवर्त, ये ध्यान रखेंगे। आधुनिक जो आवर्त सारणी है, क्षैतिक पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है, जबकि ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को जो है वर्ग कहते हैं हम लोग। और आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? 7 है, जबकि वर्ग की संख्या 18 होती है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य जो है क्षार धातु है और अंतिम सदस्य जो होता है वो अक्रिय गैस यानी कि नोबल गैसेस होती हैं। ये पॉइंट ध्यान रखें। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा गया है? तो गैर धातुएं जो 5 होती हैं वो किस में रखी गई हैं आप लोग जानते भी होंगे। तो आवर्त जो 2 है उसमें जो है 5 गैर धातुओं को यहाँ पर रखा गया आवर्त 2 में। ऑप्शन बी हमारा सही। इसको देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। जो आवर्त हमारा 2 है उसमें 5 गैर धातु हैं। कौन सी? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन जो है इसमें रखे गए हैं, जिसमें कुछ तत्व गैस और कुछ ठोस अवस्था में है, ध्यान रखिए। और आधुनिक आवर्त सारणी में जो है 7 आवर्त और 18 समूह हैं, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप और पीरियड में स्थित है? फ्लोरीन की स्थिति पूछी गई है आवर्त सारणी में। पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो है ग्रुप 17 में है और पीरियड 2 में होता है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको दिया है मेंडलीफ ने, ये भी ध्यान रखिए। मेंडलीफ के द्वारा जो है आवर्त सारणी दी गई है, जिसमें 17 यहाँ पर ग्रुप में जो है फ्लोरीन रखा गया है और ये दूसरे पीरियड में है। और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है और यह जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। फ्लोरीन को पानी में जलाया जाए तो चमक के साथ आग लगती है, ये भी ध्यान रखिए। फ्लोरीन क्या है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ध्यान रखेंगे। आगे के जो टॉपिक हैं वो हम लोग अगली क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग जो है क्लासेस को रेगुलरली देखा करिए और जो है इसका पीडीएफ थ्योरी वाली क्लासेस का आप लोग थ्योरी वाली अगर एक बार देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके आसानी से कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।